आइए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के बारे में, बीआरएस। अब देख सकते हैं हम लोग जो है यहाँ पे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बोला किसे जाता है? तो इसका मतलब होता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट दोस्तों हमने लिखा है यहाँ पे बैंक रिकॉन्सिलेशन का मतलब है इट इज़ ए स्टेटमेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड टू नो द डिफरेंस बिटवीन बैंक कॉलम ऑफ कैशबुक एंड बैंक बैलेंस और पासबुक विद इन ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो हमें पासबुक और कैशबुक के बीच होने वाले डिफरेंस के रीजन को बताता है। ठीक है, तो अब ये रीजन कैसे पता करेंगे, ये स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है, थोड़ा देखते हैं। जैसे मान लो कि आप यहाँ बनाते हैं कैशबुक और आपका कैशबुक का बैंक कॉल्यूम, कैशबुक का बैंक कॉल्यूम अमाउंट बता रहा है कि हमारे पास बैंक में कितना पैसा होना चाहिए, 10,000 रुपीज़, जबकि हमारा पासबुक बता रहा है कि हमारा बैंक बैलेंस है 12,000 रुपये। तो दोस्तों ये जो 2,000 का डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्यों हुआ पता करना ज़रूरी है कि नहीं, बताओ। एज ए अकाउंटेंट आपसे पूछा जाएगा कि हमारे बैंक में तो होने चाहिए 12,000, लेकिन आपका कैशबुक 10,000 बता रहा है, तो क्या रीज़न है इसके पीछे। तो इसको पता करने के लिए हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। इसके बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, तो उन रीजन को देखने से पहले हम बता दें आपको कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है वो अलग अलग केसेस में कैसे बनता है। पहले तो आपका बैंक रिकॉन्सिलेशन बनाया जा सकता है कैशबुक को स्टार्टिंग पॉइंट मान लो कैशबुक से आप बैंक पासबुक को मिलाना चाहते हैं, तो आप बना सकते हैं बैलेंस एज पर कैशबुक। और पता है बैलेंस एज पर कैशबुक को और आप बोल सकते हैं कि डेबिट बैलेंस बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक बोल सकते हैं। दूसरा क्रेडिट बैलेंस बोल सकते हैं आप इसको, क्रेडिट
बैलेंस एज पर कैशबुक बोल सकते हैं। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट। नंबर 3, आप पासबुक को स्टार्टिंग पॉइंट मान के बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो वैसे स्थिति में हम बोल सकते हैं क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है दोस्तों। उसी तरीके से आप ओवरड्राफ्ट पासबुक से भी ले सकते हैं, मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस या डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। तो आप ये दे सकते हैं जब हमारा डेबिट बैलेंस होता है पासबुक का तो बैलेंस होता है, और यहाँ पे डेबिट बैलेंस होता है तो क्या हो गया, यहाँ ओवरड्राफ्ट हो गया। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है, ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट कब होगा पासबुक पे, जब डेबिट बैलेंस होगा। और यहाँ पे डेबिट का मतलब है बैलेंस होना, ठीक है। और क्रेडिट बैलेंस अगर किस में होगा, कैशबुक में, तो ये हमारा ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे बनाएंगे, जैसे मान लो इसके पीछे डिफरेंस होने के कारण क्या है, कभी कभी क्या होता है कि आपके पास कैश रिसीव हो गया, आपने क्या किया, चेक इशू किया, एक पॉइंट लिए हम, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है दोस्तों। एक ये पॉइंट लिए। दूसरा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। तो ये 2 पॉइंट लिए। अब इसे हम क्या करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, कैसे लिस्ट करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक हम आपको फार्मूला बता रहे हैं। बहुत लोग बोलेंगे कि आप इसको याद कर लो, किस बैलेंस की स्थिति में इसको ऐड करेंगे, किस बैलेंस की स्थिति में इसे लेस करेंगे, आप रट लो। तो हम रटने की जरूरत नहीं है, हम इसका एक फंडा बताते हैं किस तरीके से आप इसको ऐड लेस करेंगे। मान लो आप 3 बात याद रखना। 3 बात क्या याद रखना। बात नंबर 1, व्हाट इज स्टार्टिंग पॉइंट, व्हाट इज स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट में किसको लेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट में आप लेंगे इनको, ये जो बैलेंस हमने बताए हैं कि डेबिट बैलेंस लेंगे एज़ पर कैशबुक, या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक ले रहे हैं, या डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक ले रहे हैं, या डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आप स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हैं, इन चारों में से कोई दूसरा। तो वो क्वेश्चन में देगा कि हमको स्टार्टिंग पॉइंट किसको लेना है। नंबर 2, व्हाट हैपेंड, और नंबर 3, व्हाट हैपेंड मतलब ये 2 केस हुआ क्या है, आपने चेक इशू किया है लेकिन प्रेजेंट नहीं किया गया पेमेंट के लिए, या चेक डिपॉजिट हुआ है लेकिन क्लियर नहीं हुआ अभी तक, तो ये हुआ व्हाट हैपेंड। और तीसरा बात, वेयर हैपेंड, मतलब कहाँ हुआ, मतलब क्या कैशबुक में हुआ या पासबुक में। इसका इस ट्रांजैक्शन का जो व्हाट हैपेंड का इफेक्ट है वो कैशबुक पे हुआ या पासबुक पे हुआ, ये आपको सर्च करना पड़ेगा। तो 3 बात आप सोच लेंगे। अगर पहला तो क्वेश्चन में देगा व्हाट इज स्टार्टिंग पॉइंट, व्हाट हैपेंड क्वेश्चन देगा, वेयर हैपेंड ये आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी ट्रांजेक्शन जो हुआ उसका इम्पैक्ट कहाँ गया, कैशबुक पे गया या पासबुक पे गया। अगर इतना बात आपको समझ में आ जाती है तो फिर बैंक रिकॉन्सिलिएशन आपके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे हम इसका कुछ अमाउंट लेते हैं, 2 केस जो लिए थे, हमने लिया था केस चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मान लो 5,000 रुपये, और इसको ले लेते हैं हम मान लो 10,000 रुपये, ठीक है। और मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है बैलेंस एज पर पासबुक 20,000 रुपये, ठीक है।
बैलेंस एज पर पासबुक 20,000। तो बताओ कितना होगा बैलेंस एज पर कैशबुक, या क्या डिफरेंसेस होंगे ये पता लग जाएगा आपको, ठीक है। तो हम यहाँ पे बना रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, BRS, ठीक है दोस्तों। ये लो, हमने फॉर्मेट तैयार किया स्टेटमेंट का। अब पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक, ठीक है। तो कैशबुक का बैंक कॉलम के हिसाब से आपका जो बैलेंस है वो कितना आपने बताया था, 20,000 रुपये, ठीक है। अब इनके बारे में सोचते हैं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू का मतलब क्या है, आपने चेक इशू किया लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं किया गया है। तो सोचो, हम पहले लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे कैसे एनालाइज करते हैं वो देखिए। तो एनालाइज करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है, बैलेंस एज पर कैशबुक, तो हमने लिया कैशबुक। तो हमारा डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा, पासबुक। अब आप सोचिए कि चेक इशू किए होंगे तो आप ये बोल रहे होंगे कि हमारे बैंक से पैसा कम जाना चाहिए और आपने कैशबुक में माइनस करा होगा, ठीक है। और पासबुक में चूँकि अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, तो ये क्या हुआ होगा, आपका बढ़ा हुआ होगा, जितना बैलेंस था उतना बना हुआ होगा। तो जो पासबुक में हुआ उसी के हिसाब से आपका कैशबुक में होना चाहिए। जो डेस्टिनेशन हुआ वो आप कैशबुक में लिख दीजिए, मतलब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा इस ट्रांजेक्शन को। तो हम यहाँ लिखते हैं ऐड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है दोस्तों। तो इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कितना था अमाउंट, 5,000 रुपये, तो हम यहाँ लिखेंगे 5,000। और फिर इसका ठीक अपोजिट आप यहाँ देखिए, दूसरा पॉइंट आप लिए थे चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। क्वेश्चन बोल रहा है साफ साफ, एक मिनट इसको हम देखते हैं क्लियर करके। हाँ, तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड 10,000 रुपये का था। तो अब इसको फिर से एनालाइज करते हैं। यहाँ पे चेक डिपॉजिट किए होंगे तो आप कैशबुक क्या किए होंगे, कैशबुक में ये पॉइंट 1 था। दूसरा पॉइंट हम लोग एनालाइज करते हैं। तो चेक डिपॉजिट किए तो कैशबुक आप प्लस किए होंगे, लेकिन क्लियर नहीं हुआ मतलब पासबुक में पैसा नहीं आया होगा। तो इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, जो डेस्टिनेशन है वही हमको लेना पड़ेगा, मतलब माइनस करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लेस चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, ठीक है। यहाँ जो अमाउंट लिखेंगे वो 10,000। तो जो बैलेंस निकल के आएगा इसको चूँकि माइनस करना तो ब्रैकेट में लिखेंगे। अब आप निकाल लो बैलेंस, 20,000 बैलेंस बता रहा है, 5 होना चाहिए था, 25, 10 गया, तो 15,000 रुपये का बैलेंस पासबुक में दिख रहा होगा, ठीक है। बैलेंस एज पर पासबुक आपका 15,000 का दिख रहा होगा। तो देखो डिफरेंस हुआ ना, आप कहाँ दिख रहे थे, कैशबुक में आपका बैलेंस था 20,000, जबकि पासबुक में हुआ आपका बैलेंस 15,000। दोनों के बीच जो 5,000 का डिफरेंस है उसके रीज़न ये है। तो रीज़न भी पता लग गया और कितना का डिफरेंस है ये भी पता लग जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बात कुछ ध्यान में रखेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हम लोग कैशबुक से मिलाते हैं तो कैशबुक का कौन कॉलम होगा, कैशबुक का बैंक कॉलम का बात करते हैं, हमने यहाँ लिखा भी है। एक सर्टेन पीरियड से रिलेटेड होगा, ये लिखा हुआ एक सर्टेन पीरियड से रिलेटेड होगा। दूसरा है बैंक कॉलम का बात करते हैं कैशबुक का। होता क्यों है ऐसा, क्योंकि देखो ना, बैंक के कैशबुक में आपके कंपनी के अकाउंटेंट लिखेंगे कुछ भी, और बैंक के पासबुक में बैंक अथॉरिटी लिखेंगे। तो दोनों में अलग अलग राइट्स है लिखने का। तो जो घटना होता है जिसमें अननोन रहते हैं पार्टीज दोनों एक दूसरे के, इस कारण से डिफरेंसेस हो जाते हैं। इसको पता लगाने के लिए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना होता है, ठीक है दोस्तों। ये जो वीडियो है आपको आपके CA फाउंडेशन या CPT बोलो उसके लिए और क्लास 11th के लिए बहुत ही यूज़फुल है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।